हेलो गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एएस प्रोडक्शन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो है आईक्यू टेस्ट। एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीटीएस, ओटीएस, सीटीएस आईक्यू टेस्ट को हल करने का इंतहाई आसान फार्मूला। हमारे माशरे में आईक्यू टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं कि हैवी किया हुआ है, ख़ास तौर पे गर्ल्स ने और कुछ बॉयज़ ने भी, कि ये आईक्यू टेस्ट जो है बहुत टफ़ है, इसको हल करना बहुत मुश्किल है, ये हम लोग नहीं कर सकते, इसमें पता नहीं किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनकी समझ नहीं आती, तो ये टाइम का ज़ाया है। इस वीडियो में मैं आपको इसको आईक्यू टेस्ट को सॉल्व करने का फार्मूला बताऊंगा। किसी भी किस्म की आईक्यू टेस्ट को आप इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, आईक्यू टेस्ट के एमसीक्यूज पर जाने से पहले हम जनाब थोड़ा सा आईक्यू टेस्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ आईक्यू टेस्ट। आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जहानत जांचने का पैमाना। थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में कह लें कि किसी की जहनी काबिलियत को परखना, यानी किसी के दिमाग को पढ़ना या जांचना, ठीक है। A measure of a person intelligence as indicated by an intelligence test, the ratio of a person mental age to their chronological age multiplied by 100। एक शख्स के जहानत की पैमाइश जो किसी जहनी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट के ज़रिए की जाए। एक शख्स की जहनी और तरीकी उम्र तनासब जिसे 100 से ज़रब किया जाए, यानी हम जो भी परसेंटेज निकालते हैं उसको हम 100 से ज़रब करके जो है उसकी वो परसेंटेज निकालते हैं कि इतनी परसेंट इसमें काबिलियत है, इतना परसेंट इसका आईक्यू है, इतनी परसेंट इसमें जहानत है। तो जहानत जो है ये क्लासें अटेंड करने या बहुत ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है ये पढ़ने से नहीं आता। ये एक तरह का अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है जो पैदाइशी तौर पर हर इंसान को मिला होता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है और किस तरीके से उससे अफादियत हासिल करता है। अच्छा जी, हम इसके एब्रीवेशंस ऑफ सर्विसेज के बारे में डिटेल में मैं अपनी पहली वीडियो कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ के मतलब जो थी उसमें बता चुका हूँ। थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये गवर्नमेंट का अदारा है जो फेडरल वफाक के लेवल पर कायम किया जाता है और इसके थ्रू फेडरल में एम्प्लॉई भर्ती किए जाते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी गवर्नमेंट का है। पंजाब के जो एम्प्लॉई हैं इसके थ्रू किए जाते हैं। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ये फेडरल के अंडर ही आता है, जिसको हम मुकाबले के इम्तिहान कहते हैं। तो वो लोग ये टेस्ट दे के आगे आते हैं। नेशनल टेस्टिंग सर्विस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, ओपन टेस्टिंग सर्विस, ये थर्ड पार्टीज़ हैं। कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो है वो अदारे जो हैं इनसे अपना कांटेक्ट कर लेते हैं कि आप हमें जो है अच्छा स्टाफ प्रोवाइड करें। तो ये लोग उनका टेस्ट लेकर उनको आगे वो स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। ये जी एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आफ्ताब शकील प्रोडक्शन, तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी, 70% जो मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन का इस्तेमाल आईक्यू टेस्ट में होता है, यानी 70% जो है वो कैलकुलेशन से जो है किसी के दिमाग को परखा जाता है। तो उसमें जो है 30% कॉमन सेंस का इस्तेमाल होता तो 100% ही कॉमन सेंस का इस्तेमाल है। लेकिन मैं इसको 30% मानता हूँ, क्योंकि बंदे की कैलकुलेशन अच्छी होगी, उसका आईक्यू अच्छा होगा तो कॉमन सेंस भी फिर ही काम करेगी उसकी।
कैलकुलेशन जितनी मर्ज़ी वो कर लेता हो, वो उसकी कॉमन सेंस काम ना कर रही हो या उसका आईक्यू ठीक ना हो, तो वो अपने मतलूबा तय तक नहीं पहुंच सकता। वो कैसे, आगे चल के बताते हैं। आईक्यू टेस्ट में 4 चीज़ें बहुत अहमियत की हमल है, वो दर्ज ज़ैल हैं। प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम, जिसको प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का जी अहम किरदार है, ये 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा किरदार है आपके आईक्यू को चेक करने के लिए। आपका जो भी आईक्यू का क्वेश्चन होगा वो या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, या वो प्लस माइनस हो रहा होगा, या वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या वो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, या चारों, या एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चारों चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इतना ज़्यादा होता नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चारों चीज़ें डाल दी जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो टाइमिंग दी जाती है वो बहुत थोड़ी टाइमिंग दी जाती है एग्ज़ाम में, इसलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसमें डाले नहीं जाते। आइए जी, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ये जी ए, बी, सी, डी और ई दिए हुए हैं। आइए जी, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं जी, ये कैसे हमने इसका जो है आंसर लेना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ले जी, वो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर का जोड़ा है जो इनमें मैच नहीं कर रहा। तो मैंने आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी वो 4 थी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी 10 माइनस 10, तो इसका आंसर आ रहा है 6। 112 माइनस 104 इज़ इक्वल टू, इसका आ रहा है जी आई थिंक 8। इसमें जी इसको किया जी, इसका आ रहा है जी 5, इसका आ रहा है जी 3 और इसका आ रहा है 4, सॉरी इसका आ रहा है जी 7, क्योंकि 2516 में आप जब माइनस करेंगे 2509 तो 7 आएगा। अब हमने ये, अब हमारी कॉमन सेंस है, यहाँ तक तो हर बंदा कर लेगा कि लो जी इसको माइनस करते हैं तो इसका क्या आंसर आता है, तो इसका हर बंदे को नज़र आ जाएगा कि इसका ये आंसर आ रहा है। अब इसके अंदर हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा जो है वो जोड़ा जो है वो इसमें मैच नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक चीज़ हमारे जहन में आती है कि ये जो है हमारा जुफ्त है, ये भी जुफ्त है जिसको इवन कहते हैं, ये ताक है जिसको ऑड कहते हैं, ये भी ताक है, ये भी ताक है, ऑड कहते हैं। 2 जुफ्त आ रहे हैं, 2 इवन आ रहे हैं, 3 ऑड आ रहे हैं, तो इनमें भी कोई आंसर नहीं हमें मिल रहा। अब हमने इसको जल्दी से अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए, यहाँ तक तो होगी कैलकुलेशन, ठीक है, और अब हम कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए हम देखना कौन सा नहीं है। तो हम इसको देख लेंगे जी, ये हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है, नंबर 1 पे आ रहा है जी हमारे पास 5, नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है 6, नंबर 3 पे ये आ रहा है जी 7 और ये आ रहा है जी 8। यानी ये तसलसल से जो है ये आपकी काउंटिंग बन रही है। तो 3 के अंदर 4 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि 3 के बाद 4 आना था, 4 के बाद 5 आना था, 4 नहीं है इसमें, इसलिए ये नंबर का जोड़ा इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसका मेरा भाई आंसर हुआ डी। नहीं जी, इसका आंसर हुआ डी। आई थिंक आपको बड़ा क्लियरली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। आंसर है डी। आइए जी, नंबर 2 पे है जी, क्लियर इज टू फॉगी एज डे इज टू डैश। क्लियर मतलब साफ, फॉगी मतलब धुंध,
डे इज 2। यानी वो कह रहा है जी अगर क्लियर का अपोजिट फोगी है तो डे का अपोजिट क्या होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, डे का अपोजिट नाइट ही होगा। अगर यहाँ पे इवनिंग होता तो इवनिंग का अपोजिट मॉर्निंग होना था, अगर यहाँ पे मॉर्निंग होता तो उसका अपोजिट इवनिंग होना था। तो क्लियर इज टू फॉगी एज डे इज टू नाइट। ठीक है, नाइट का डे का अपोजिट जो है वो नाइट है, तो लिहाजा इसका जो है आंसर ये तो बड़ा सिंपल सा था। इस तरह के आगे कई आएंगे, वो आप लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 3 पे है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। ये जी उन्होंने सीरीज दी हुई है 11, 21, 40, 71, 150 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने अपनी कैलकुलेशन को लागू करना है। कैलकुलेशन को इस तरह से लागू करना है कि आपकी कॉमन सेंस साथ यूज हो और इसको आप सॉल्व कर सकें। इसमें ऐसा 4 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ज़रब जिसको कहते हैं, डिवाइड तकसीम जिसको कहते हैं, ये 4 चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो हम इसमें अब इसको 11 को किससे मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या प्लस करें कि हमारे पास 21 आ जाए, या इसमें से क्या माइनस करें कि हमारे पास ये आ जाए। ले जिसको हम उठाते हैं, इसको फिर हम ले जाते हैं वहाँ पे, इस पे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। मैं डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि YouTube पर इससे मुतल्लिक़ डिटेल वीडियो बिल्कुल नहीं है और स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है IQ टेस्ट के हवाले से, कि वो परेशान हो जाते हैं कि IQ टेस्ट है क्या भला। ले जी 11 को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़र्ब किया जाए या इसको सब्सट्रैक्ट किया जाए या प्लस किया जाए या डिवाइडेड बाय किया जाए कि इसका जो है आंसर 21 आए। अच्छा जी, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको करके देख लेते हैं। 11 में अगर हम प्लस 10 करें तो ये 21 आता है। उसके बाद 21 में अगर हम प्लस 10 करें, 19 करें तो हमें ये 14 जो है वो, यानी आगे हमारे पास कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो इसका जी 11 को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आप लोगों के पास वो आएगा 22। अब ये हमारे पास 21 है। ठीक है, 4 चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, IQ टेस्ट में 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जब आपने वो चीज़ें आपके माइंड में आ गई तो आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर ली, तो ये सवालात को हल करना मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, इसको मैंने 11 को मल्टीप्लाई बाय किया 2 इज़ इक्वल टू 22। मैंने इसको फिर कर दिया, मैंने अपना आंसर लाने के लिए इसको मैंने कर दिया 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जनाबे वाली 21, ऊपर वो ये वाला आंसर आ गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसी तरह अब नेक्स्ट में मैंने 40 लेके आना है। अब 11 को डिवाइडेड बाय 2 किया था, इसी तरह मैं 21 को डिवाइडेड बाय 2 करूँगा। नेक्स्ट डिजिट को 2 के साथ ज़रब दे दूंगा मैं, इज इक्वल टू किया तो ये आ गया जी कितना 42। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 माइनस किया था। ठीक है, यहाँ पे अब मैं अपना आंसर लाने के लिए -2 कर दूंगा तो ये मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 40 आ गया। इसी तरह हम नंबर 3 पे आते हैं। 77 मल्टीप्लाई बाय
2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 77 को नहीं, पहले 40 को करना था, 40 का मैंने नहीं किया। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80 माइनस 3, क्योंकि मैंने अपना आंसर लाने के लिए उसको इज इक्वल टू करने के लिए 3 किया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ मैं सही करता जा रहा हूँ? उसका ये देखें, यहाँ पे आपने 1 माइनस किया था, यहाँ पे आपने 2 माइनस किया था, यहाँ पे आपने 3 माइनस किया था। तो ये एक कंटिन्यूअली आपकी काउंटिंग चल रही है। जहाँ पे कंटिन्यूअली आपकी काउंटिंग चल रही हो, या वो इवन में चल रही हो या वो आपकी ऑड में चल रही हो, तो आप समझिए कि आप ठीक जा रहे हैं। अब मैं 77 को करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 154 माइनस, उसी तसलसल के साथ वहाँ पे 3 माइनस किया था, यहाँ पे हमने अपना एक्यूरेट आंसर लाने के लिए 150 के लिए -4 किया, इज इक्वल टू 150। यानी ये सीक्वेंस के साथ आ रहा है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट चलते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 300, ठीक है, -5, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे मैंने -5 करना है? मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 माइनस हुआ था तो मेरा जवाब सही आ गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 माइनस किया था, 1 के बाद अगर नेक्स्ट इंटी मैंने 2 को माइनस किया था तो मेरा जवाब सही आ गया था। यहाँ पे मैंने 3 को किया था, यहाँ पे मैंने 4 को किया था, मतलब ये एक काउंटिंग तसलसल के साथ चल रही है, इसलिए मेरा ये आंसर ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा माइंड रीड कर लेगा कि जो यहाँ पे है ये 5 जो है माइनस होगा, तो 300 में से 5 माइनस करें तो 295 इसका जो है एक्यूरेट आंसर है। आई थिंक व्यूअर्स आपको इसकी अच्छी से समझ आई होगी। लेकिन इसका जो है राइट आंसर जो है बी। कुरान इज़ टू मुस्लिम, एवरीवन नो कि जो है मुसलमानों की जो होली बुक है वो कुरान मजीद है। एज बाइबल इज़ टू हिंदू इंडिया में, ठीक है, हिंदुओं की जो है वो भगवद गीता है, हिंदुओं की किताब है। ज्यू, ये जो है वो यहूदी लोग हैं उनकी है। सिख, ठीक है, सिख जो है वो भी ये सिखों की है। क्रिश्चियन, यहाँ पे क्रिश्चियन आएगा क्योंकि बाइबल जो है वो क्रिश्चियन की है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी हुआ। अच्छा, ये नंबर 5 में है, लिसन इज टू हेयर एज लुक इज टू डैश। सुनने का तल्लुक जो है वो कानों से है, सुनने का जो तल्लुक है वो कानों से है, ठीक है। जैसे सुनने का तल्लुक, इसी तरह जो है देखने का तल्लुक जो है वो आंखों से है। तो यहाँ पे जो वो कह रहा है, लिसन इज टू एयर एज लुक इज टू डैश। वॉच, ये हम टीवी देखने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व, मुशाहिदा के लिए। नोटिस, किसी चीज़ को नोटिस लेने के लिए। सी जो हम हर तरफ देखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जो हमारी नॉर्मल रूटीन में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। अगर यहाँ पे किसी वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का जिक्र करता तो फिर उसका आंसर वॉच होना था, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो है सी है। राइट द मिडल लेटर, यानी ये जो नीचे सीरीज दी हुई है इनका दरमियान वाला नंबर लिखें।
आए जी देखते हैं BCDEFGH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 करेक्टर हैं। इनको हाफ ऑफ कर लें, 3 साइड पे रह गए, FGH BCD इस साइड पे रह गए, ऑटोमेटिकली जो है E इसका जो है वो मिडल लेटर है, तो इसका आंसर जो है E हुआ। नंबर 7 पे, राइट नंबर ऑफ द पेयर विच इज डिसिमिलर टू द अदर इन द फॉलोइंग। ग्लास एंड मिल्क, दूध का तल्लुक ग्लास से होता है, जारी बात है। बोतल एंड वाइन, वाइन का तल्लुक बोतल से होता है। पेन एंड इंक, इंक का तल्लुक पेन से होता है। रेडियो एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो और ट्रांजिस्टर का तल्लुक नहीं होता, रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग का होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो रेडियो को बनाने यानी रेडियो की डिवाइस बनाने के लिए जो अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं उनको कहते हैं। तो ये जो रेडियो एंड ट्रांजिस्टर जो है ये इस पेयर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसका जो आंसर है वो जनाबे वाली सी होगा। नंबर 8 पे है जी, व्हाट विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज। 7 11 16 22 26 31 एंड क्वेश्चन मार्क। इस सवाल का भी ताल्लुक तकरीबन पिछला जो मैंने सवाल आपको डिटेल से बताया था उसके साथ कुछ मिलता जुलता है। आइए इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि IQ का ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक जो है कैलकुलेशन के साथ होता है। वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आम क्वेश्चन है ग्लास मिल्क वाले, किसका कौन सा पेयर मैच नहीं हो रहा, ये तो तकरीबन मोस्टली लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं। जब आती है कैलकुलेशन की बारी तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, तो लोग पजल हो जाते हैं। ले जी 7 में ऐसा क्या किया जाए जी कि उसका आंसर 11 आ जाए जी। 7 में जमा किया जाए, 4 जमा किया जाए तो उसका आंसर आएगा जनाब 11। ठीक हो गया जी। 11 में ऐसा क्या जमा किया जाए कि उसका आंसर जो है 16 आ जाए, उसमें 5 ऐड किया जाए तो उसका आंसर 16 आ जाएगा। अच्छा जी, 16 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि उसका आंसर जो है वो 22 आ जाए। जब आप लोग ये 3 स्टेप कर लेते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ को फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि आया कि जो मैं प्लस इसमें कर रहा हूँ मैं ठीक जा रहा हूँ। तो उसका पता कैसे चलेगा, मैंने आपको बताया था उसकी 3 चीज़ें हैं। यहाँ आप कंटिन्यूली काउंटिंग में जा रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 या 10 11 12 13 या 20 25 30 20 21 22 23 24 25 इस तरह से जा रहे होंगे। यहाँ आप जुफ्त में जा रहे होंगे 2 4 6 8 10, या आप और में जा रहे होंगे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा मैं ठीक जा रहा हूँ, तो उसके लिए यह है कि मैंने इसमें पहले 4 प्लस किया था, फिर मैंने 5 किया था, फिर 6 किया था, मतलब मैं कंटिन्यूली काउंटिंग में जा रहा हूँ 4 5 6, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। अच्छा जी 22 में, हाँ जी 22 में क्या अब प्लस किया जाए कि आंसर 26 है। प्लस 4 इज इक्वल टू, ये कहानी ने एक नया मोड़ लिया, ठीक है 26। अब 4 वहाँ पे भी प्लस किया था, 5 वहाँ पे प्लस किया था, 6 वहाँ पे भी प्लस किया था, ठीक है। तो फिर आगे आ जाएंगे 26 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि इसका आंसर जो है 31 है, फिर इसको प्लस कर लेंगे, ठीक हो गया जी 31 आ गया। अब 31 में क्या ऐड किया जाए, ये 3 सेट तो आप लोगों ने बना लिए,
तो सेम ये नेक्स्ट वही हो रहा है, यहाँ पे फिर उसने ये 4 से स्टार्ट कर दिया, 4 5 और नेक्स्ट 6 आ जाएगा यहाँ पे। और देखिए 31 प्लस 6 इज इक्वल टू 37। इसका राइट आंसर 37 होगा। कंटिन्यूली 4 5 6 था यहाँ पे, फिर उसने अगेन शुरू कर दिया आप लोगों को पजल करने के लिए 4 5 6। इसका एक्यूरेट आंसर जो है वो 37 है। मोस्टली होती इसमें कैलकुलेशन या घुमा फरा के बस वही चीज़ें बार बार इसमें की होती हैं, बस हम लोग थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। चलिए नंबर 9 पे है, व्हाट इज द ऑड टर्म आउट हेयर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमने बताना है ऑड टर्म इसमें कौन सी है जी। सबसे पहले जनाब हम आते हैं फुट जो है ये एक माप, ये फुट यार्ड सेंटीमीटर मीटर यार्ड, ये मापने के जो है वो पैमाने हैं। तो फुट जो है वो भी मापने के लिए, यार्ड के अंदर भी यार्ड को मापने के लिए भी फुट्स का यूज़ किया जाता है। आई थिंक 3 फुट्स का एक यार्ड होता है। सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है जो आई थिंक 12 सेंटीमीटर जो है वो 1 इंच बनाती है, और 12 इंच जो है 1 फुट बनाते हैं। मीटर है, मीटर के अंदर भी फुट्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पैमाइश भी इसके साथ की जाती है। स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर यार्ड के अंदर भी फुट का जिक्र होता है, तो लिहाजा सेंटीमीटर के अंदर फुट का जिक्र नहीं होता। तो ये हमारी जो है ये ऑड टर्म है। नंबर 10 पे है विच इज आउट ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट में से बाहर कौन है। को गाय है, हलाल जानवर है, गोट बकरी है, शीप भेड़ है, ठीक है ये भी हलाल है, गोट भी हलाल है, बैफलो ये भी हलाल है, हॉर्स ये आउट ऑफ लिस्ट है, ये हराम है, ये हलाल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे अब ये अगर यहाँ पे ज़्यादा उसका होता पालतू जानवरों का जिक्र, तो उसमें हलाल जानवर एक होता तो ऑटो लिस्ट हलाल होना था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ले जी, ये मैंने इसके अंदर ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मुझे ये था कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए, इसलिए मैंने इसकी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख लिया था। इस सीरीज में जनाबे वाली नेक्स्ट क्या आएगा, 2 7 24 77 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 को हम 3 से ज़रब देंगे। हमने पहले एक क्वेश्चन में प्लस कर मल्टीप्लाई करके भी देखा, प्लस करके भी देखा, माइनस करके भी देखा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कंटिन्यूली जो है काउंटिंग ही यूज़ हो रही थी तकरीबन हर क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, और इसमें प्लस मैंने किया 1, तो मेरे पास आया आंसर 7, ठीक है। नेक्स्ट में ये है 7, ठीक है। 7 को फिर मैंने उस 3 से ही डिवाइड किया, और सॉरी मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 21, प्लस इसमें मैंने किया 3, तो इज इक्वल टू ये आया 24। फिर आपको मैं एक चीज़ याद कराता चलूँ कि जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है, 3 चीज़ों को हमने ज़हन में रखना है। वो कैलकुलेशन कंटिन्यूली काउंटिंग में हो सकती है, वो ऑड में हो सकती है, वो इवन में हो सकती है। अब ये देखें, ये ऑड में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 प्लस किया था इसमें, यहाँ पे मैंने 3 प्लस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, ये 24 था, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 72, प्लस 3 के बाद ऑड वैल्यू जो है वो 5 बनती है, ये आ गया इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसी तरह ये 77 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये मल्टीप्लाई इसमें सभी 3 से ही हो रहा है, और नेक्स्ट जो है वो प्लस इसमें ऑड अमाउंट्स हो रही है। मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू
231 प्लस 5 के बाद और जो है वो 7 होता है, ये 7 है। तो इसका जनाबे वाली जो आंसर है वो 238 है। इसका जनाब ये आंसर हुआ, यानी सभी उसमें जो है वो डिवाइड तो वो 3 से हो रहा है, लेकिन उसमें जाके जब वो प्लस हो रहा है तो वो ओड अमाउंट्स उसमें हो रही हैं। नंबर 12 पे है जी कंप्लीट द सीरीज 27, 25, 6, 24, 25, 23, 24, 22, ठीक है। 27, 25, 26, ठीक है, यानी दरमियान में छोटी है, यानी जो मिडल वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों बाहर वाली वैल्यू से स्मॉल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 27 है, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू जो है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 25 है, ये वाली वैल्यू स्मॉल आ रही है, ठीक है। 23 आ गया, 25, 24, मतलब ये दोनों वैल्यू में ये स्मॉल आ रही है, ठीक है। जो मिडल है वो स्मॉल आ रही है आपके पास यहाँ पे। इसको ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 24 है, तो यहाँ इनकी दोनों साइड वाली वैल्यू जो थी बड़ी आ रही थी, इधर वाली भी बड़ी आ रही थी, इधर वाली भी बड़ी आ रही थी, यानी ये भी बड़ी आ रही थी, ये भी बड़ी आ रही थी। तो यहाँ पे 22 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 23 होती है, 23। मतलब इसका जो आंसर होगा वो जनाबे वाली 23 होगा। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। इसकी जो ये वाली है 24 है और ये वाली 23 है। नंबर 13 पे लाइट इज टू आई एंड साउंड इज टू एवरीवन नाउ। लाइट जो है, लाइट रोशनी का तल्लक आंखों से है, सुनने का तल्लक कानों से है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ ईयर। नंबर 14 है लाहौर इज टू पंजाब एज कराची इज टू डैश। जी पंजाब का सिटी लाहौर है, एवरीवन नाउ। कराची का जो है वो सुबह जो है वो सिंध है, तो ये भी तकरीबन हर बंदा ही जानता है। लेकिन जनाब इसका जो है आंसर ये हुआ। नंबर 15 पे है व्हाट विल कम नेक्स्ट। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। आइए हम इसको ज़रा थोड़ा सा चेक करके देखते हैं। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि 70% कैलकुलेशन, 30% जो है कॉमन सेंस। 70% कैलकुलेशन के साथ कॉमन सेंस यूज़ हो के 70% हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो 30% कॉमन सेंस वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका सलूशन जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसने कहा है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट। 7 + 2 - 1 इज इक्वल टू h। अब इसको हम 7 + 2 करें, 9 - 1 ये आ गया जी 8, तो ये तो आ रहा है इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये h दे रहा है, ठीक है। तो इसको अब क्या करूँ, इसको मैं 0 से भी ज़रब दे लूँ, 1000 से भी दे लूँ, जिससे मर्ज़ी जमा कर लूँ, माइनस कर लूँ। ये तो कानून के ख़िलाफ़ है, लॉ के ख़िलाफ़ है कि किसी भी न्यूमेरिक वर्ड को काउंटिंग कैलकुलेशन करने से कोई अल्फ़ाबेट लफ्ज़ आ जाए। तो यहाँ पे जो है हमें कॉमन सेंस का मुजाहरा करते हुए, बजाय इसके कि हम यहाँ पे इसको चेक किया कि h है, w, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट करें, तो हम इस पर तो टाइम वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो ये पहला आंसर ही नहीं आ रहा। पिछले क्वेश्चन पे आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास पहला आंसर आ जाता था, फिर हम नेक्स्ट पे जाते थे, ठीक है।
फिर हम सेकंड पे जाते थे, थर्ड पे जाते थे, उनको टैली करते थे। अब कॉमन सेंस ये है कि ये कैलकुलेशनें हम जितनी मर्ज़ी करते रहें, जितना मर्ज़ी सर खपाते रहें, सर पकड़ के बैठ जाएं, बड़े से बड़ा जो है मैथमेटिशियन ले आएँ, ठीक है, वो भी इसको हल नहीं कर सकता अगर कॉमन सेंस यूज़ ना हो। तो वो सबसे बड़ी कॉमन सेंस ये है एच, पहला लफ्ज़ है एच, सेकंड है डब्ल्यू, तीसरा इसके साथ कौन सा इन चारों में से लफ्ज़ लगाएं कि एक अल्फ़ाबेट्स नंबर की जो है, अच्छा तीसरा वर्ड इन चारों में से कौन सा लगाएं कि इसके कोई मीनिंग निकल आए, ठीक है, ये जो वर्ड है कोई मीनिंग देने लग जाए। WHN लिखेंगे कोई लफ्ज़ नहीं बनता, HWP लिखेंगे कोई लफ्ज़ नहीं बनता, HWM लिखेंगे कोई लफ्ज़ नहीं बनता, HWO लिखेंगे तो ये हु बनता है जिसके मैनी है कौन। तो इसमें सबसे बड़ी कॉमन सेंस वाली बात यही है कि आपने जहाँ पे भी आपको नज़र आए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय या सब्सट्रैक्ट प्लस हो रहे हैं तो वहाँ पे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कैलकुलेशन पे अपना टाइम मत वेस्ट करें, उसका देखें कि इंग्लिश में कौन सा वर्ड बन रहा है और उसके क्या मीनिंग बन रहे हैं, तो वो ही उसका एग्जैक्ट आंसर है। नंबर 16 पे है वी वेयर क्लोथ क्यूट दिस सीरियल नंबर, कि हम लोग जी कपड़े क्यों पहनते हैं, इसको जो है जी वो क्या कहते हैं, अकवाले ज़री कहावत, तो वो क्या है जी, टू बी फैशनेबल, टू बी कीवर्म, ठीक है। फैशनेबल तो फैशन तो जो है वो अभी कुछ ज़्यादा आम हुआ है, वैसे चलता तो स्टार्टिंग से आ रहा है, लेकिन ये रीज़न नहीं है, फैशनेबल होना रीज़न नहीं है, क्योंकि लोग कपड़े तो इंसान स्टार्टिंग से पहनते हैं, अगर वो फैशन ही करना होता तो वो पूरे कपड़े पहन के ऊपर उन कपड़ों के ऊपर मज़ीद उन्होंने फ़ैशन किए होते हैं। टू की वर्म, अगर वो गर्म रहने के लिए पहनते तो फिर जारी बात है गर्मियों में वो कपड़े उतार देते, तो ना बिल्कुल पहनते। तो टू लुक नाइस बिकॉज इट इज़ अ कस्टम टू डू, क्योंकि ये एक हमारी क्या है जिसकाफत है या रवायत है, इसलिए हम करते हैं, नहीं ऐसा भी। टू लुक नाइस, ठीक है, जो अकवाले ज़री के है उसके मुताबिक ये है कि लोग नाइस लगने के लिए जो है वो कपड़े पहनते हैं, तो इसका जो है एग्जैक्ट आंसर सी है। नंबर 17 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा जो है नंबर जो है वो मुख्तलिफ है। दिसंबर महीना, मंडे दिन सोमवार, ठीक है, मार्च महीना, ठीक है, मई महीना। तो कॉमन सेंस की बात है जी, दिसंबर मार्च और मई ये 3 महीनों के दिन है। मंडे जो है जी इनमें से डिफरेंस है, तो इसका जनाबे वाली एग्जैक्ट जो आंसर है वो बी यानी मंडे हुआ। If second of the following number is added to shortest and divided by the third number, then the answer will be dash। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी वो बात नहीं है, बस जब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो फिर क्वेश्चन को हल करना बड़ा आसान होता है। ले जी, वो कह रहा है जी इफ़ द सेकंड मतलब ये वाला नंबर, फॉलोइंग नंबर इज ऐड टू शॉर्टेस्ट एंड डिवाइड, उसमें ऐड किया जाए शॉर्टेस्ट, अब ये इससे बड़ा है, ये शॉर्ट है, इसको इसमें क्या किया जाए, ऐड किया जाए। ये था जी सेंटर वाला नंबर, शॉर्टेस्ट से इसको ऐड किया इज इक्वल टू 16 एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, देन द आंसर विल बी। और तीसरे इस नंबर के साथ इसको डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर ये होगा। बड़ा आसान सा सीधा सा, इसमें तो कोई लॉजिक वाली कॉमन सेंस ये वो, बस अब भारत को आपने समझ लिया। कैलकुलेशन मस्ट, कैलकुलेशन आपके माइंड में रहेगी
झटपट आप IQ के सवाल को जो है ना वो हल करते जाएंगे। नंबर 19, रुपीज़ इज़ टू पाकिस्तान एज यन इज़ टू। ये जी करेंसी है, करेंसी के तकरीबन जो पुराने एग्ज़ाम थे अभी का तो उन्होंने बहुत कम कर दिया है। एक किसी भी मुल्क का वो कैपिटल पूछ लेते थे, दूसरा किसी भी मुल्क की करेंसी पूछ लेते थे। ये 2 सवालात मस्ट होते थे NTS, PPSC और FPSC में मस्ट सवालात होते थे। किसी ना किसी में वो पूछ लेते थे कि इस मुल्क की करेंसी कौन सी बताएं, या पूछ लेते थे इस मुल्क का कैपिटल कौन सा ये बताएं। तो जैसे पाकिस्तान की करेंसी जो है ये रुपीज़ है, ठीक है। तो येन जो है वो जनाब जापान की जो है जापान की करेंसी है। तो इसका जो आंसर है वो जापानीज़ हुआ। ये तो सवाल इस तरह का है कि अगर आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में मेरा नेक्स्ट में लेक्चर आएगा। तो जनरल नॉलेज है, तो करंट अफेयर जनरल नॉलेज के मेरे नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। नंबर 20 पे, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? AB, इसमें एक छोड़ दिया C उन्होंने, DE F, फिर उसने छोड़ दिया G, ठीक है, HIJ K, फिर दरमियान में एक छोड़ दिया L, ठीक है, MNOP Q। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी छोड़ा था एक, यहाँ पे भी छोड़ा था एक, यहाँ पे भी छोड़ा था एक, ठीक है। कौन सा छोड़ा था? B से आगे जो था उसको छोड़ा था, F से आगे जो था उसको छोड़ा था, K से जो आगे था उसको एक लफ्ज़ को छोड़ा था। अब यहाँ पे Q से आगे जो अल्फ़ाबेट्स होगा हम उसको छोड़ेंगे। तो जनाबे वाली यहाँ पे हम जो है R को छोड़ेंगे, उसके बाद आता है STUVWX। तो वो ये रहा आपका STUVWX। किसी और ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ यार, और आपको ऑप्शनों पर सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब यहाँ पे मसला हल हो रहा है, आप लोग यहाँ पे क्यों खपो? तो इन चीज़ों को करने की तो ज़रूरत ही नहीं बाद में रहती। नंबर 21 पे है, राइट द नेक्स्ट नंबर। 6, 11, 12, 11, 18, 11, 24, 11। ये फिर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। आइए जी इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जी, ये कौन सी बला है। अच्छा जी, 6 में ऐसा क्या जमा करें, ज़रब करें, तकसीम करें या प्लस करें कि 11 आ जाए। 6 में हम 5 प्लस करेंगे तो उसमें 11 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें अगर हम 11 में +1 करते हैं तो 12 आ जाएगा। उसके बाद तो 11 आ रहा है मेरे पास, चलें जी वहाँ पे मैं -1 भी कर देता हूँ। 11 आ गया, -1 तो ये कोई ना नहीं बन रहा, ये कैलकुलेशन नहीं बन रही है किसी तरीके से। तो ये हम लोग अपना ज़हन थोड़ा सा लड़ा के ना देखेंगे। एक और आपने चीज़ चेक कर लेनी है, अगर आपने देखना है ना कि ये दरमियान वाले नंबर सेम है, तो मोस्टली ये होता है कि इन नंबरों की कोई वैल्यू नहीं होती। मज़े की बात है ये, अगर ये दरमियान वाला नंबर जो सेम हो आपके, तो मोस्टली जगह पे इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ आप लोगों को उन्होंने उलझाने के लिए नंबर रख दिए हैं। बड़ा आसान सा, ये देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आता है 30। तो ये आपका आंसर है। ये 11 जो है उन्होंने एम ही आपको खपाने के लिए डाल दिया था। तो ये आपको ये मैं आपको ना कंसेप्ट बता रहा हूँ।
सवाल तो तकरीबन हर बंदा हल कर लेता है। किसी के पास आप सवाल लेके चले जाए ना कि यार ये सवाल हल करके दे, ठीक है, वो बंदा उस पर आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा लगा के इसको सॉल्व कर देगा। वीडियो में बताने का मकसद ये है कि आप ये इन चीज़ों को पिक कर लें कि अगर ये चीज़ हो तो इस तरीके से चलना है, ठीक है। टेक्निक्स जब आपके पास आ जाएंगे ना, आप फ़ौरन उसको हल करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो इसका जो आंसर है वो 30 है, यानी 6 का जिसे हम कहते हैं टेबल, 6 का टेबल ये चल रहा है, 6, 12, 18, 24, 30, ये 6 का टेबल चला है यहाँ तक। 30 इसका आंसर है। नंबर 22 पे है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये भी बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, इसकी भी मैंने कैलकुलेशन की हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने तगो दो के बाद इसका आंसर पाया था, बल्कि मैंने 2-4 लोगों से इसका पूछा भी था, तो वो मेरे दोस्त लोग भी इसको जो है वो कुलीग टीचर नहीं थे कर पाए। लेकिन ये पिछले दिनों मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया और मुझे इसमें एक नई चीज़ और मिली। इसमें नई चीज़ ये मिली, अब ये पूछा है सीरीज़ में से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। इसमें क्या कर रहा था, इसको मैं देख रहा था कि मैं इसमें से क्या माइनस करूं, ठीक है। अगर मैं 116 को 2 पे डिवाइडेड बाई करूं तो क्या आंसर 14 आ जाएगा, मेरे पास नहीं आया मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं क्या प्लस करूं, या इसको मैं डिवाइड ही कर सकता था मैं इसमें, या मैं माइनस कर सकता था, इतने माइनस करूं तो इसमें 14 आ जाएगा। मेरे पास 14 आंसर नहीं था आ रहा। जब मेरे पास 14 आंसर नहीं था ना आ रहा, तो मैं आगे नहीं था जा पा रहा कि मैं आगे इसको कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये अमाउंट बड़ी थी। अब यहाँ पे भी उन लोगों ने आपकी कॉमन सेंस को चेक करने के लिए 3 वर्ड बाफजूल डाल दिए उन्होंने। जब आप इस उस पे आ जाएंगे, फर्स्ट वर्ड पे आ जाएंगे, फर्स्ट वर्ड को डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय सब्सट्रैक्ट या प्लस करते हुए सेकंड का आंसर अगर आपको मिल गया, इसमें से कैलकुलेशन के बाद ये आंसर अगर आपको मिल गया तो ये वैल्यू आपके लिए अहमियत रखती है। अगर नहीं मिलता तो ये वैल्यू 0 अहमियत की अमल है। इस पे आप ना अपना ज़हन पाएँ। उसके बाद ये वैल्यू भी फिर इसी तरह आप करके देखेंगे कि इसमें क्या करना है, क्या डिवाइड करेंगे, क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे कि इसको आपको ये रिज़ल्ट मिल जाए। तो आपको ये भी नहीं मिल रहा तो ये भी आपकी 0 है। तो ये 3 वर्ड जो है उन्होंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए डाल दी हैं। कैलकुलेशन आपकी असल यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे अब पहले लास्ट क्वेश्चंस में ऑड का बताया था कि उसमें 3 से वो हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, और ऐड जो उसमें हो रहा थी ऑड अमाउंट हो रही थी 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये ऑड वैल्यू जो है वो ऐड, इसमें इवन वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये 4 आ गया आपका, ये 4 आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे आएंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 8, कितने का गैप आया इसमें, 6 का, ठीक है। यानी इसमें और इसमें 6 का गैप आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। तो अगर 2 और 8 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 6 का गैप आया है तो नेक्स्ट समझें कि उसके अंदर डबल गैप आएगा, ठीक है। और 8 को जमा कर लें तो डबल गैप आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई बाय किया था, यहाँ पे 8 से किया था, 6 का आ गया। तो मतलब ये है कि ये अब जो है 4, ऐसे समझ ले कि 4 का टेबल चल रहा है। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ठीक हो गया। यानी 2 और 8 में सब्सट्रैक्ट किया तो 6 आ गया। 6 को जब प्लस कर लेंगे तो वो 12 आएगा, ठीक है। यानी डबल अमाउंट को, आउट की डबल अमाउंट लेके आनी ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे इज इक्वल टू ये आ जाएगा 32। ये आपका आंसर हुआ। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड था,
तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेशन IQ के लिए कैलकुलेशन बहुत अहमियत की अमल होती हैं। इसमें कंटिन्यूली काउंटिंग हो सकती है, इवन अमाउंट्स हो सकती हैं, ऑड अमाउंट हो सकती हैं, और कॉमन सेंस मस्ट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2/2 किया तो ये 4 आ गया मेरे पास। यहाँ पे 2/8 किया मैंने तो ये मेरे पास 16 आ गया, ठीक है। ये अब 8 मैंने इसलिए यहाँ पे किया था कि मेरे पास 16 आंसर आए और मुझे आइडिया हो कि नेक्स्ट मैंने इसमें क्या ऐड करना है। 8 में से मैंने 2 जो है सब्सट्रैक्ट किए तो मेरे पास आंसर आया 6। जारी बात है अब जो 6 इसमें डिफरेंट था वो ऐड होके इसमें आ जाना था, ठीक है। 6 + 6 करेंगे ये 12 आ जाएगा। तो 2 × 12 = 32। तो इसका आंसर जो है वो 32 हुआ। नंबर 23 पे है अदनान वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945। हाउ ओल्ड विल बी ही इन 1965। अदनान जो है जी 1945 में जो है वो जी 21 साल का था और 1965 में वो कितने साल का हुआ। नहीं जी 45 60। अब इसकी भी बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें तो मसला ही कोई नहीं मेरा भाई। ये देखें 1965 इसमें से आप माइनस कर लें, सब्सट्रैक्ट कर लें 1945। इसका जो है ये 20 आंसर आएगा, ठीक है। 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट हुए 0, 4 में से 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट हुए 2, 9 में से 9 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 20। ये 20 इसकी एज 45 से 65 तक बन रही है। पहले उसकी 21 थी। इन दोनों को ऐड करें, 20 और 21 को ऐड करें तो ये 41 बन जाती है। स्टील इज टू कराची एज होजरी इज टू। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है स्टील मिल हमारी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल है वो कराची में है। इसी तरह होजरी जो है वो सबसे ज़्यादा होजरी जो है वो फैसलाबाद में है। ये भी मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप लोग जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से थोड़ा सा वाबस्ता रखते होंगे तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। और इसके मैं खुद भी इस पे वीडियो बना के जो है वो आपको गाइड करूँगा। 21 पे है जी स्वीप इज टू ब्रूम एज वॉश इज टू डैश। अच्छा जी सवाल में है जी जो झाड़ू वेपर हम देख के सफाई करते हैं, झाड़ू का तल्लुक वेपर से या सफाई से होता है। एज वॉश इज टू डैश सोप ट्यूब वाटर पाउडर। ऑब्वियसली वाश का जो तल्लुक है वो सोप से होता है। हम हैंड वाश जो है फेस वाश जो है जो वो सोप से करते हैं, ट्यूब से नहीं करते। ट्यूब तो वो यहाँ हमारे इंजरी के लिए होती है, यहाँ टूथपेस्ट होती है हमारे दांतों के लिए। वाटर को हम वैसे यूज़ करते हैं खुद को पाक करने के लिए। पाउडर को हम इस्तेमाल करते हैं खुशबू लगाने के लिए। तो इसका जो है एग्जैक्ट आंसर जो है वो सोप हुआ। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल से भी आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमें लाइक शेयर कर सकते हैं, वीडियो सेक्स कर सकते हैं। ट्विटर पर भी कर सकते हैं। और ये हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर है 030022267101। ये जस्ट व्हाट्सएप यूज़ के लिए नंबर है, ये कॉलिंग का नंबर नहीं है। इस पर कॉल आप लोगों की नहीं आएगी। किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में IQ टेस्ट की टेक्निक्स को गेट करने की कुछ और MCQs बताऊंगा
और ये जो मैंने आपको MCQs बताए हैं ये मोस्टली MCQs एग्ज़ाम में से आ चुके हैं, और इसी तरह के जो हैं IQ टेस्ट के MCQs एग्ज़ाम में आते हैं। तो की वाचिंग फ़ी अमानुल्लाह।